स्तर पर, यानी आप अपने वोटों से अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का खेल चला आ रहा था उस पर एक रोक लगा दी। और आप में से बहुत से लोग यहाँ पे पुराने बैठे हैं, आप ये बात जानते हैं कि दूसरा द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1970 को समाप्त हो गया था, लेकिन तीसरा समझौता 1979 में हुआ था जो 1 जून 1978 से लागू हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था कि आईबीए की भूमिका खत्म हो गई थी, यूएफबीयू की भूमिका खत्म हो गई थी। आपको मिलना चाहिए था सीपीसी जैसा, सेंट्रल पे कमीशन जैसा एक कोई कमीशन जो भारत सरकार तय करती। तो जो आपको मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज से बाहर आइए कि आईबीए कोई बहुत बड़ी संस्था है। आईबीए तो बहुत ईमानदार संस्था है। आईबीए की वेबसाइट आप खोलेंगे, सबसे पहले आईबीए बताना शुरू करती है कि आईबीए इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी इंस्टीट्यूट, आईबीए इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी, आईबीए कैन नॉट बी sued and be sued, IBA is not a public authority under the RTI Act। तो आईबीए तो बड़ी ईमानदार है। जब भी बैंकर ने उसके खिलाफ डिस्प्यूट लगाया, उसकी वैधानिकता को, उसके अधिकार को चुनौती दी, तो 30 सितंबर 2019 को उसने अपना एक लाख उसके बाद जब उसने प्री बैंकर को जवाब दिया तो उसने कहा हमारी कोई हैसियत नहीं है। प्री बैंकर को चाहिए कि वो बैंकों से सीधे वार्ता करने की बात करे। पहले तो एक प्रस्ताव आया था कि जैसे 9 यूएफबीयू के घटक है, 10वीं शिवसेना है, वैसे ही 11वीं प्री बैंकर बन जाए। हमारे युवाओं ने कह दिया था, खुलेआम कह दिया था कि हम इस व्यवस्था के विरोधी हैं जिस व्यवस्था ने बैंक कर्मचारियों को अर्थ से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऊंचे स्थान से बहुत नीचे स्थान पर लाकर बैंक कर्मचारियों को कहा जिस व्यवस्था ने खड़ा किया है इस व्यवस्था के विरोधी है और हमारी मांग सीपीसी की मांग है। क्या की एमएल अरोड़ा जी और भी जिन संगठनों के लोग आज हमारे इलाके में आए थे उन सभी का हम अपने भी बैंकर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। आज पंडित बाल गंगाधर जी तिलक जिन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, जिन्होंने गणेश महोत्सव के जरिए एकता स्थापित करने का काम किया था, आज उनका जन्मदिन। आज एक और क्रांतिकारी का जन्मदिन है जो न जाने कितने युवाओं का प्रेरणा का स्रोत है, जिसने कहा कि आजाद रहा हूं, आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा। ऐसे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का भी आज जन्मदिन है। इसलिए आज का हमारा ये धरना भी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये समर्पित है उन क्रांतिकारियों के नाम जिन्होंने परिवर्तन की इबारत लिखी, जिन्होंने क्रांति की इबारत लिखी। अभी हमसे जो पहले संचालन कर रहे हैं उन्होंने एक सवाल किया कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा माई बाप कौन है। वो बैंक जिसमें कि हमने 35 साल, 40 साल, 42 साल सेवा की, या कि भारत सरकार या फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन, कौन है हमारा मालिक। तो कुछ बातें हम आपसे
पूरे सम्मान के साथ कहना चाहते हैं, आदर के साथ कहना चाहते हैं। अगर विचारों में कहीं मतभेद हो तो उसके लिए क्षमा भी प्रार्थी है, क्योंकि हम लोगों के बीच में झूठ को लगातार इतनी बार प्रचारित किया गया है कि वो झूठ एक सच के रूप में स्थापित हो गया। 2 साल तक भी बैंकर्स ने रिसर्च की है, आरटीआई के जरिए सूचनाएं मांगी हैं। हमने पहले से मिली हुई किसी भी जानकारी को विश्वास नहीं किया है, हमने किसी नेता पर विश्वास नहीं किया है। हमारे युवाओं ने शुरुआत से जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है उस हिसाब से यह जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या है। इसलिए जो बातें हम आपसे कहना चाहते हैं उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सच की ओर चलने की एक कोशिश कीजिए। 19 जुलाई 1969 जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, तब 31 मार्च 1970 को देश की संसद ने एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। उस एक्ट की धारा 19(1) वो कहती है कि बोर्ड ऑफ द बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद प्रियर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में कहती है बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ये लोग इन लोगों को रेगुलेशन बनाने की कॉम्पिटेंस है, पावर है, अथॉरिटी है। अब आप देख लीजिए, इसमें ना तो आईपीए का नाम आया है और ना इसमें यूएफबी का नाम आया है, इसमें केवल 3 नाम आए हैं। द बोर्ड ऑफ द बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद प्रियर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग रेगुलेशन बनाने का काम करेंगे ऐसा। और दूसरी बात जो आप लोगों में से बहुतों को नहीं मालूम होगी, इसी एक्ट का सेक्शन 19(2) का पॉइंट F कहता है मेंटेनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेंशन फंड। अब एक सवाल पैदा होता है कि 1970 में हमको पेंशन नहीं मिलती थी, फिर पार्लियामेंट ने एक्ट में पेंशन फंड के क्रिएशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का प्रावधान क्यों किया? एक सवाल पैदा होता है, किसी भी सामान्य मस्तिष्क में एक सवाल पैदा होगा, और जब इसका उत्तर जानने का आप प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुई थी उनमें एक इलाहाबाद बैंक ऐसी बैंक थी जिसमें पेंशन एज ए थर्ड रिटायरल बेनिफिट मिल रही थी, यानी कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और उसके बाद पेंशन। तो अगर पेंशन फंड का पार्लियामेंट प्रोविजन न करती तो आर्टिकल 14 और 16 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों का उल्लंघन होता है। इसलिए पार्लियामेंट ने इस बात की व्यवस्था की कि वो पेंशन आपको मिलेगी जो स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और सारे फॉरेन के बैंक में मिलती है। अभी जो हमने आपको सेक्शन 19(1) बताया उसमें साफ बताया कि ना तो आईपीए का नाम है ना यूएफबी का नाम है। क्यों नाम नहीं है? सवाल यह है कि क्यों नाम नहीं है? क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की जो भूमिका थी वो खत्म हो गई और बैंकों की भूमिका के लिए इसी एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट स्कीम भारत सरकार लाई
जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की व्यवस्था की गई और यह रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बैंक स्तर की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन होगी। और 1962 में एक कोड ऑफ डिसिप्लिन बना। उस कोड ऑफ डिसिप्लिन में यह प्रावधान है कि बैंक कर्मचारियों के नेताओं का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा और यह चुनाव 3 स्तर पर होगा। एक ब्रांच स्तर, एक प्रदेश के स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। यानी आप अपने वोटों से अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने वो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का खेल चला आ रहा था उस पर एक रोक लगा दी। और आप में से बहुत से लोग यहाँ पे पुराने बैठे हैं, आप ये बात जानते हैं कि दूसरा द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1970 को समाप्त हो गया था, लेकिन तीसरा समझौता 1989 में हुआ था जो 1 जून 1978 से लागू हुआ था। क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ था कि आईबीए की भूमिका खत्म हो गई थी, यूएफबीयू की भूमिका खत्म हो गई थी। आपको मिलना चाहिए था सीपीसी जैसा, सेंट्रल पे कमीशन जैसा एक कोई कमीशन जो भारत सरकार तय करती। तो जो आपको मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज से बाहर आइए कि आईबीए कोई बहुत बड़ी संस्था है। आईबीए तो बहुत ईमानदार संस्था है। आईबीए की वेबसाइट आप खोलेंगे, सबसे पहले आईबीए बताना शुरू करती है कि आईबीए इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी इंस्टीट्यूट, आईबीए इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी, आईबीए कैन नॉट बी sued and be sued, आईबीए इज नॉट ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। तो आईबीए तो बड़ी ईमानदार है। जब भी बैंकर ने उसके खिलाफ डिस्प्यूट लगाया, उसकी वैधानिकता को, उसके अधिकार को चुनौती दी, तो 30 सितंबर 2019 को उसने अपना एक लॉ सर्कुलर जारी किया।